जब मैं धर्मपाल जी के संसर्ग में आया और मैंने ये जो उनका लिखा हुआ पढ़ा और उसमें कुछ बातें जो शुरू के 19वीं शताब्दी के शुरू की बातें उसमें धर्मपाल जी के शोध में मिलती हैं, जिसमें विलियम बेंटिक ये कहते हैं कि भाई अब भारत का जो पढ़ा लिखा बंगाल का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो अब हमारी नकल करने में लग गया है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता का उनका आशय ये है कि हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो हमारा विद्रोह करेंगे, वो हमारे से बैर रखेंगे, क्योंकि अब वो हमारी नकल कर रहे हैं। तो जो आदमी नकल करेगा वो विद्रोह नहीं करेगा। तो अब ये जो नकल वाली जो बात है, ये बात से मैं कनेक्ट कर पाया मैंने कलकत्ते में ये देखा कि एक बहुत सूक्ष्म बहुत सटल है ये बात कि कलकत्ते का लेफ्टिस्ट भी और जो कलकत्ता क्लब में जाने वाला भद्रलोक है, जो बैरिस्टर है, जो उच्च वर्ग एलीट को क्लास को बिलोंग करता है, एक्चुअली इसमें बहुत कम फर्क है। कलकत्ते का लेफ्टिस्ट भी एलीट ही है बाय एंड लार्ज, परंतु जो जो भी हो, मतलब जो धोती पहनता हो, पॉलिटिक्स में हो, सर्वहारा की बात करता हो, या कलकत्ते में क्लब में बैठ करके वाइन पीता हो और दूसरी तरह की बातें करता हो, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और इनके दोनों में ही एक तरह का कॉम्प्लेक्स, एक तरह की अपने प्रति एक तरह की हीन भावना बहुत सूक्ष्म है, और नकल करने की प्रवृत्ति है उसके पीछे। क्योंकि वही आदमी नकल करेगा जिसको अपने में, अपने होने में, अपने समाज में, अपनी चीजों में कहीं ना कहीं उसमें उसकी हीनता का भाव होता है, तो वो नकल करने को उसका एक प्रतिफलन है नकल। नकल इज एन आउटकम। नकल करने की प्रवृत्ति एक आउटकम है कि आपने ये मान लिया कि मैं ठीक नहीं हूं या हमारे तरीके ठीक नहीं है, तो आप में वो प्रवृत्ति होना एक तरह से नेचुरल होता है। तो ये मुझे जो दिखाई दिया, वो कलकत्ते की जो मैं हिपोक्रेसी की बात करता हूँ, वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ी। बाद में जब मैंने धर्मपाल जी के शोध को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई विलियम बेंटिक की बात कि यहाँ हुआ क्या होगा और उसका असर। माने 1827 शुरू के 19वीं शताब्दी के शुरू में उस आदमी की बोली हुई बात को मैं आज 20वीं शताब्दी के अंत में या 21वीं शताब्दी में जोड़ पा रहा हूँ, तो कितना लंबा उसका असर है। आज भी है वो असर, आज भी मुझे वो असर दिखता है। मतलब और फिर मुझे ये दिखाई देता है कि बंगाल एक इस मामले में बहुत यूनिक है। देखो, मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय कलकत्ते में गुजारा, और मैं जब फैक्ट्री चलाता था बिहार में, मैंने कुछ साल चलाई वो फैक्ट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट जिसको मैंने लगाया, मैंने चलाया। तो जब मैं वो चलाता था तो मैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, हमारा रॉ मटेरियल राइस ब्रान होता था, जो चावल के ऊपर का एक छिलका होता है, धान का छिलका नहीं, वो तो हस्क कहलाता है, लेकिन जो लाल परत होती है चावल के ऊपर, उसको राइस मिलें उसको पॉलिश करके निकाल देती है, हम लोग उसी से तेल निकालते थे। तो उसको लेने के लिए मैं खूब घुमा हूँ बिहार के अंदरूनी इलाकों में, बंगाल के इलाकों में, मतलब वेस्ट दिनाजपुर के इलाके में, बीरभूम के इलाकों में, और असम के, लोअर असम के इलाकों में। इधर मैं राइस मिलों के पास जाता था अपना रॉ मटेरियल के लेने के लिए, मतलब खरीदने के लिए। तो मेरे को समझ में आया कि बंगाल का जो नॉन कैलकाटा बंगाल है, इवन सिलीगुड़ी जो कि एक बड़ा शहर है बंगाल का, मेरे से दूसरे नंबर का शहर है, बंगाल कलकत्ते को छोड़ दो तो बंगाल बिल्कुल अलग तरह का बंगाल है। वहां अभी भी, उस बंगाल में अभी भी धर्म को एक, मतलब धार्मिक लोग हैं, भक्ति को बुरा नहीं मानते हैं, कर्म कांड को बुरा नहीं मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ये जो जो यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उत्तराखंड में, अब मैं यहाँ रहता हूँ, बहुत बंगाली आते हैं। तो दो तरह के बंगाली आते हैं, एक टूरिस्ट बंगाली आता है, एक तीर्थयात्री बंगाली आता है। ये जो टूरिस्ट बंगाली आता है ये ज्यादातर कलकत्ते से आता है,
और जो तीर्थ यात्रा करने आता है वो कलकत्ते से नहीं, वो दूसरे बाकी के बंगाल से आता है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मेरे मन में मतलब ये बात है, मैंने कोई शोध नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, मुझे लगता है करनी चाहिए कि कलकत्ते का बंगाल और रेस्ट ऑफ बंगाल, कलकत्ते को माइनस कर दो, वहां का आदमी टोटली अलग है। कलकत्ते का बंगाली कल्चरली एलियनेटेड है, एंग्लिसाइज हो गया है, उसके अंदर डीप डाउन कहीं हीन भावना है, और वो मतलब वो पहले अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, उसके बाद वो कम्युनिज्म से प्रभावित हो गया, वो एक ही उसी धारा में वो चलता रहा है, अपने को छोड़ के कुछ और चीजें। आज भी उसके लिए साइंस बहुत बड़ी चीज है, माने इसलिए बड़ी चीज है कि भाई वो हमको एनलाइटन कर देगी। ये नहीं है, अगर आप उनको कोई चीज, अगर कोई बड़ा वेस्ट का आदमी अ, 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 कि ये वैज्ञानिक सत्य है, तो सबसे पहले कलकत्ते का बंगाली उस चीज को पी जाता है। उसके लिए धर्म में आस्था, ईश्वर में आस्था की जगह अब साइंस में आस्था हो गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि और जगह ये नहीं हुआ, और जगह भी हुआ है ये, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी तरह दिखाई दिया कि कैसे बंगाल का कम्युनिज्म बंगाल के कोलोनाइजेशन से उसी उसी धारा में से निकली हुई चीज है। वो कोई अलग अलग नहीं है, मतलब ये कम्युनिस्ट साम्राज्यवादियों को गाली देते हो, लेकिन वो साम्राज्यवाद की के से ही उपजी हुई ये जो बंगाल का कम्युनिज्म है, वो उसी की परिणति है, उसी के क्रम में है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो मैं धर्मपाल जी को जब मैंने उनके संपर्क में आया, उनकी चीजें पढ़ने लगा, तो मेरे लिए बहुत आसान था कनेक्ट करना, क्योंकि मेरी बचपन की जो मेमोरी थे, उसमें ये बात पहले से बैठी हुई थी कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है भाई। ये जो बोल रहा है, इसमें कुछ कहीं न कहीं कुछ बेईमानी है, कहीं न कहीं इसमें कुछ लोचा है, ये बात में कहीं कुछ गड़बड़ है। ये बंगाल के लेफ्टिज्म में। कलकत्ते के बंगाल में डॉक्टर लोहिया कभी भी पैर नहीं जमा सके। क्यों नहीं जमा सके? क्योंकि वो लोहिया थे। वो बैनर्जी या गुप्ता या चैटर्जी नहीं थे। नंबर 1 लोहिया थे। वो हिंदी भाषी थे, वो मारवाड़ी थे, वो धोती पहनते थे, पर और वो अंग्रेजी का विरोध करते थे। सबसे बड़ी बात, वो अंग्रेजी का विरोध करते थे। इसलिए उन वो सोशलिस्ट पार्टी एक बड़ी पार्टी हो गई, एक अंत में जाकर के यूपी में भी अच्छा खासा पार्टी हो गई, बिहार में अच्छी खासी दखल हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, राजस्थान में भी हो गई, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाई। जबकि डॉक्टर लोहिया ने बंगाल में बहुत समय दिया, ऐसा नहीं कि कम समय दिया, बहुत समय दिया, पर बंगाल में कभी भी वो बड़ी पार्टी नहीं हो पाई, क्योंकि लोहिया की इमेज थी ये तो अंग्रेजी का विरोध करता है। और बंगाली, कलकत्ते के बंगालियों को तो अंग्रेजी से बहुत प्रेम है, बहुत ही मोहब्बत है, चाहे वो सत्यजीत रे हो, चाहे वो मृणाल सेन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये अंग्रेजी का प्रेम जो है, इसको समझना पड़ेगा, बंगाल के अंग्रेजी के प्रेम को। बंगाल के नहीं, फिर से मैं कलकत्ता कहता हूँ, क्योंकि बंगाल कलकत्ता नहीं है, लेकिन कलकत्ता बंगाल पे हावी है आज भी। आज भी कलकत्ता बंगाल पे हावी है। बंगाल खड़ा ही नहीं हो पा रहा है बेचारा। अंग्रेजों के जमाने से उस जो दबा, वो कभी खड़ा नहीं हो पाया, आज भी नहीं खड़ा हो पाया। अभी शायद बीजेपी का ये जो प्रयास था पिछले इलेक्शन में, कुछ इस प्रकार का था, लेकिन वो कई कारणों से वो हो नहीं पाया। मैं बीजेपी एंटी बीजेपी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं कि बीजेपी ने पहली बार ये प्रयास किया कि रेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कलकत्ते को छोड़ के जो बाकी का बंगाल है, उसमें एक अपनी अस्मिता जागे, वो अपनी कल्चरल रूट से जुड़े और कुछ करें। लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। सफल हुए, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल असफल रहे। जहां उनको 3 सीट आती थी, वहां से 75-77 सीट आई, तो ये उसका इंडिकेशन है कि कुछ हुआ, कुछ किया उन्होंने। पूरी तरह सफल नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है ये चीज को देखना चाहिए, फिनोमेना को। और ये अगर हो जाए, मैं बीजेपी जीत जाए ये नहीं कह रहा हूं, पर ये जो रेस्ट ऑफ बंगाल में एक जान आ जाए और कलकत्ता जरा अपनी अकड़ उनकी थोड़ी ढीली हो, तो ये देश के लिए अच्छा होगा, बंगाल के लिए अच्छा होगा।